हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायो वर्ल्ड में। आ जाइए, सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास में जो है हम लोग अर्थशास्त्र बहुत सारे क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। सब लोग एक साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास कुछ प्रॉब्लम की वजह से इवनिंग में हो गई है। ठीक है, कल से निर्धारित समय जो मॉर्निंग के 10 बजे है तो उसी टाइम में क्लास होगी। चलिए आ गए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अर्थशास्त्र को भी विज्ञान का एक शाखा मान सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र को भी विज्ञान की एक शाखाओं के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अर्थशास्त्र के देखिए, कोई भी प्रकार की व्यवस्था हो तो उनके लिए हमें एक प्रकार की संरचना पहले तैयार करनी होती है, एक आकृति, एक डायग्राम तैयार करनी होती है जिस पर वो वर्क करे। तो इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के भी कुछ संरचना है। तो टोटल कितने हैं? 3 है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये क्षेत्र उस काम के अनुसार बांटा गया है जिससे आय जिस प्रकार से आती है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को रखा गया है। इनसे जो टैक्स आती है या कर आती है इस क्षेत्र से, वो राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। प्रारंभिक समय में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है यही क्षेत्र जो है सबसे आगे था राष्ट्रीय आय में अपना योगदान देने में। ठीक है, 50% से अधिक था। तो यहाँ पर मैंने नोट्स पॉइंट में दे दिया हूँ, प्रारंभिक समय में यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज जो है इसी क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से ही जाती थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में अगर इस क्षेत्र में देखें कि इस क्षेत्र से राष्ट्रीय आय में कितनी जुड़ती है, तो केवल 20%। ठीक है, घट घट के नीचे आ गई है। इसीलिए किसानों की हालत जो है दिन प्रतिदिन इतना बुरी होती जा रही है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है जितने भी उद्योग हैं, ठीक है, जैसे कुटीर उद्योग, गैस पाइपलाइन, लोहा, इस्पात इत्यादि जितने भी कारखाने हैं सभी को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो राष्ट्रीय आय में योगदान है कितना परसेंट है? 26% है। परसेंट को खास करके याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र आपके ऑप्शन में भी रहेंगे। इसके अंतर्गत संचार, परिवहन, बैंकिंग, वित्तीय, यातायात जितने भी होते हैं लेन देन वाले या सेवा वाले, ये सभी के सभी तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में आते हैं। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में जो योगदान है इस क्षेत्र का सर्वाधिक है। कितना परसेंट? 54%। ठीक है, अब जानते हैं हम कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के हैं, सभी लोग जानते होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था भी सभी लोग जानते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को बोलेंगे जिसमें पूंजीपतियों अथवा प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार हो। जैसे किसी भी प्रकार का उद्योग हो, फैक्ट्री हो या बिजनेस हो, उसमें प्रत्येक कुछ भी हो, ठीक है, वो सब में पर्सनल जो है पूंजीपतियों का या प्राइवेट आदमियों का हो, सरकार का कुछ नहीं हो। ठीक है, सरकार का सरकारी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं हो, उसको हम रखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऐसा भी देश है जहाँ पर ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन कौन से इसके उदाहरण स्वरूप? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो सब विकसित देश है, डेवलपिंग देश है, वहाँ पर ये अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपिंग में यही अर्थव्यवस्था है, कुछ में और भी ये चेंजेस भी है। जैसे कि अगर हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सब कुछ सरकार के हैंडओवर में रहता है। ठीक है, सारे कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग वगैरह जितने भी रहते हैं सभी के सभी किसके हाथ में रहते हैं? सरकार के हाथ में रहते हैं। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? चीन में और क्यूबा में। ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? चीन और क्यूबा में। ये उदाहरण जो है इसको खास करके याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलेंगे?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो दोनों मिक्स होगा उसको हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, अर्थात कुछ कंपनियां या फैक्ट्रियां प्राइवेट आदमी की हो, ठीक है, पूंजीपतियों की, और कुछ संपत्तियां जो है सरकार की हो, ठीक है, दोनों का मिक्स रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? भारत में, अपना भारत में लागू है, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और योजना आयोग वगैरह को देखते हुए, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी सबको देखते हुए उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए योजना आयोग पर आते हैं। योजना आयोग के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था बताइए तो जल्दी से, जल्दी से बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 1950। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन से प्रधानमंत्री होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये 1950 में स्टार्ट हुए। 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का रखा गया था, 5 वर्षों का, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नया नाम चेंज कर दिया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इनका नाम जो है चेंज कर दिया गया। नया नाम इसका क्या है बता सकते हैं? नया नाम क्या है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये 2 क्वेश्चंस मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा जिनको जानकारी हो। नहीं तो देखिए, योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन हुए होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नीति आयोग आया। नीति आयोग जो है, नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है, सिर्फ नाम बदल गया, योजना आयोग से नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग आया कब? 1 जनवरी 2015 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस जब पूछा जाएगा तो आप लोगों को आंसर पे ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए अब जो है नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग के जो है गठन कब हुआ सभी लोग को अभी हम बताएं? 1 जनवरी 2015, ठीक है, 2015। इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी, जो हमारे पीएम है, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा, राजीव कुमार, ठीक है। चलिए उसके बाद सीओ जो मेन होते हैं वो सीओ होते हैं। सीओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। इनके अध्यक्ष जो हैं अभी नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीओ अमिताभ कांत, ठीक है। सभी नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ कब हुआ था? 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था योजना आयोग जो योजना बनाएगा 5 वर्षों के लिए, जो योजना बनाएगा वो पूर्णतः सही है या नहीं है वो बताएगा राष्ट्रीय विकास परिषद,
ठीक है, कि ये मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताएगा कौन? विकास परिषद। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को अस्तित्व में लाया गया था। चलिए अब पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था, सभी लोग को पता होगा, 1951 से 1956 ईस्वी तक। ठीक है, क्योंकि 5 वर्षों के लिए रखा गया था। 1951 से 56 तक। ठीक है, 1956 ईस्वी तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, इसमें जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को ध्यान दिया गया, क्योंकि देश जब आज़ाद हुई तो उस समय जो है भूखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। आर्थिक स्थिति जो है कृषि को लेकर के बहुत ज़्यादा तंगी थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि के क्षेत्र में उन्नत पाने का या इससे आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, वर्तमान जो स्थिति थी उससे आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1956 प्रथम लास्ट हुआ था, तो 1956 से आगे बढ़ेगा। 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक। ठीक है, 1961 ईस्वी तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किसके मॉडल पर आधारित था? पीसी महलनोबिस के आधारित पर। ठीक है, पीसी महलनोबिस ने जो सुझाव दिया था उसी के आधार पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। ठीक है, इसमें जो है उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। उद्योग को बढ़ावा दिया गया था जिससे कि रोजगार भी प्राप्त हो और हमारा जो सामान है वो बाहर के लिए भी बेचा जाए, ऐसा सोचा गया था। ठीक है, और इसी मॉडल पर काम किया गया था। उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना को हटा करके वार्षिक योजना लाया गया 1966 से लेकर के 1969 तक। ठीक है, 1969 तक वार्षिक योजना चला था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वार्षिक योजना कितने वर्ष तक चला था या कब से कब तक चला था, तो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर अगला पंचवर्षीय योजना आया। ऐसे ही आया तो हमें बीच वाला उतना खास ख्याल नहीं रखना है, हमें जो है 12वीं और 13वीं जो अभी चल रही है इसको याद रखना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2012 से लेकर के 2017 तक चला था। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रधानमंत्री थे? ठीक है, ये बताइएगा कमेंट में कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रधानमंत्री थे। ठीक है, या कितने प्रधानमंत्री 12वीं पंचवर्षीय योजना को काम किए या 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत काम किए। ठीक है, 13वीं पंचवर्षीय योजना जो है 17 से 22 तक चलने वाली है। ठीक है, अभी इसमें टाइम है ये पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक। अब चलिए बैंकिंग के बारे में भी जान लेते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि केंद्र सरकार का जो बैंक है या केंद्रीय बैंक जो है वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI है ना। क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसकी मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी RBI का? RBI का स्थापना कब हुआ था बता सकते हैं आप लोग? बताइए बताइए। 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये RBI के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक ना, चलिए हम क्वेश्चन में लिख देते हैं स्थापना। ठीक है, इसके बाद जो है आप ये भी बता सकते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1935 देख रहे थे, इस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था ना, अंग्रेज को गुलाम था। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब होगा? जब हमारा देश आज़ाद होगा तब। ठीक है, तो आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 ईस्वी में। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं RBI में। ठीक है, RBI में लिख सकते हैं राष्ट्रीयकरण।
राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित तो अब कुछ रहा नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए कोष्ठ में यहाँ पर लिख लीजिए मुख्यालय। ठीक है, हैंडराइटिंग मेरा सही नहीं बन रहा तो इससे नहीं ध्यान देना है, जो पॉइंट्स आपको लिखा रहे हैं उसको जरूर नोट कर लीजिए, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, है ना। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पेस बना ले रहे हैं। भारत की वित्तीय राजधानी, ठीक है, या आर्थिक राजधानी? वित्तीय या आर्थिक? भारत की वित्तीय या आर्थिक राजधानी, ठीक है, ये वो है। वित्तीय या आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की वित्तीय या आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ? ये भी पूछा जा सकता है। भारत का पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, उसके बाद जो है टेक्स्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको भी हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, ठीक है, स्टेट बैंक यानी कि SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। ठीक है, और सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक जो किया गया, पहले बहुत सारे निजी बैंक थे, ठीक है, उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने 14 बैंक को जो है एक साथ राष्ट्रीयकृत किया। कब? 1969 ईस्वी में, 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। ठीक है, एक वो प्रधानमंत्री थे जो प्राइवेट बैंक को राष्ट्रीय बैंक बनाए थे, और एक प्रधानमंत्री अभी वर्तमान के हैं जो राष्ट्रीय बैंक को समाप्त करने में लगे हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्या कीजिएगा, देश में ऐसे नेता आते रहेंगे, देश को बिगाड़ते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। अगला है 6 बैंक को फिर एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सभी बैंक जो है मतलब पर्सनल बैंक था, प्राइवेट आदमी का। ठीक है, प्राइवेट आदमी का था, तब तक सरकारी बैंक नहीं था। फिर जो है 14 बैंक को एक साथ किया गया, फिर 6 बैंक को एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980। बताइए कितना पावरफुल प्रधानमंत्री थे जो प्राइवेट बैंक को राष्ट्रीय कर दिए थे। ठीक है, और भारत का जो पूर्णतः अपना बैंक था, ठीक है, भारतीय बैंक जो था वो PNB था। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला अपना बैंक था PNB, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। अब आते हैं भारत सरकार के टैक्स यानी कि कर पर। ठीक है, तो भारत सरकार को 2 प्रकार से टैक्स यानी कि कर प्राप्त होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जिसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार के या केंद्र सरकार के जो ऑथोराइज है उसको टैक्स भरा जाता है, जैसे कि आयकर, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार के। उसके बाद जो अप्रत्यक्ष कर है वो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय सीमा शुल्क और विक्रय कर। ठीक है, विक्रय कर याद रखिएगा, विक्रय कर के खास क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब राज्य सरकार के कर होते हैं उनके बारे में जानते हैं। राज्य सरकार का भी 2 कर होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से आता है भू राजस्व कर, ठीक है, जमीन की जो रसीद कटाई जाती है, और दूसरा आता है कृषि उत्पाद कर। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप में आता है विक्रय कर। तो याद रखिएगा, विक्रय कर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के कर होते हैं, यानी कि टैक्स होते हैं। उसके बाद जो मेला कर जो होते हैं वो राज्य सरकार के पर्सनल होते हैं,
अप्रत्यक्ष रूप से वो आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं। लेकिन मेला कर जो होती है राज्य सरकार की अपनी होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग एक है, भारतीय नीति आयोग का काम क्या है? बताइए, भारतीय नीति आयोग जो है किस प्रकार का निकाय है या समिति है? तो सलाहकारी समिति है। ठीक है, क्या है? सलाहकारी समिति है। क्रियान्वयन समिति अलग है, सरकारी समिति भी अलग है, विधायी समिति भी अलग है। ठीक है, सलाहकार समिति है नीति आयोग। ठीक, उसके बाद जो है कौन सी योजना चलानी है, उसके बाद जो है सलाह बनती है, उसके बाद जो है उस योजना पर काम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी हम बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको हम बताए हुए हैं, बताइए, बताए हैं कि नहीं बताए हम? योजना आयोग का ही अनुमोदन करता है ना राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जब योजना आयोग का अनुमोदन करता है तो इनके अध्यक्ष भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ योजना का मॉडल निम्नलिखित में से किसके मॉडल के आधार पर बनाया गया था? चतुर्थ योजना हम आपको कौन से बताए? प्रथम बताए, द्वितीय बताए, है ना। यहाँ पर चतुर्थ पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थ का भी हम बता देते हैं। चतुर्थ योजना का जो मॉडल था एएस मानव अशोक रुद्र पर था। किस पर? एएस मानव अशोक रुद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 11वीं योजना में विकास दर के पूर्व निर्धारण लक्ष्य प्रतिशत को घटाकर कर दिया गया। 11वीं योजना आयोग में जो लक्ष्य बनाया गया था कि इतना % हमको विकास दर चाहिए, वो देखे गए कि उतना हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उस दर को जो है घटा दिया गया। ठीक है, कुछ कम कर दिया गया कि इतना तो जरूर हम लोग कर सकते हैं। तो वो कौन सा है बता सकते हैं आप लोग? 8.1। ठीक है, 8.1 रखा गया। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिव्यय में 11वीं योजना में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित हुए? सर्वाधिक व्यय जो है, व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, व्यय वाला योजना जो है सर्वाधिक किस में रहा? कौन सा रहा? ऊर्जा, यातायात, कृषि तथा संबंध, सामाजिक सेवाएं, इनमें से कौन सा रहा बता सकते हैं आप लोग? कृषि तथा समृद्ध बनाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई? यह आ गया प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर वर्क किया गया था? ठीक है, किस काम को खास ध्यान में रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में? बता दीजिएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार कौन सा मॉडल था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, किसका मॉडल था? हेरोल्ड डोमर मॉडल था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है कईवें पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अवधि हम बता दिए कब से कब तक है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको बताना है। तो आज क्लास को हम यही एंड करते हैं। कल के क्लास में जो हम लोग बायोलॉजी से जो है जितना अभी तक थ्योरी पढ़ चुके हैं वहाँ से जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ तक जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स कल के क्लास में हम पहले क्वेश्चन करवा लेते। ठीक है, फिर थ्योरी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को।